हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज़ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं: सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट, सरफेस टू पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जब सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट होता है तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या रहती है, जब सरफेस टू पॉइंट कांटेक्ट होता है तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या रहती है, और जब पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो हम फाइंड करेंगे। तो हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में लगती है। मान लीजिए कि ये ए और बी ब्लॉक है, हमने ए ब्लॉक पे फोर्स लगाई तो ए ब्लॉक है जो बी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो लगाएगा, हमने पढ़ा है कि जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर लगाते हैं। ठीक है, एंड उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। तो अगर बी ए पे लगा रहा है तो ए बी पे लगा रहा है तो बी भी ए पे लगाएगा, तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इस डायरेक्शन में लगाएगा, एंड दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। एंड ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, ये जो मेरा सरफेस था इसके परपेंडिकुलर लगाते हैं और ऐसे इस डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। ऐसे आगे हमारे पास आता है सरफेस टू पॉइंट कांटेक्ट। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास दो दीवारों पे मैंने एक लैडर लगा दी, ये लैडर है। ठीक है, सीढ़ी लगा दी हमने, तो जो सीढ़ी का है वो एक पॉइंट टच कर रहा है इस दीवार के साथ, और यहाँ पे भी एक सीढ़ी का ये पॉइंट टच कर रहा है दीवार के साथ। तो हमने पढ़ा था कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं। पॉइंट का तो परपेंडिकुलर होता ही नहीं है, खैर पॉइंट में तो अनंत परपेंडिकुलर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दीवार है इसके परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन N1, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन N2। ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे नहीं लग रहे, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं, दो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन है, बट डायरेक्शन उनकी ये रहेगी। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पे दीवारें बड़ी थी, सीढ़ी छोटी थी, यहाँ पे सीढ़ी बड़ी है। ठीक है, तो दीवार के ऊपर से चली गई, ये ऐसे ऐसे है हमारे पास ये लैडर। ठीक है, तो अब देखिए दीवार का एक पॉइंट टच हो रहा है और इस सीढ़ी का सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन N1 ऐसे, और यहाँ पे सरफेस किसका है, दीवार का, सीढ़ी का तो एक पॉइंट है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर N2। तो देखिए इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की N1 की और N1 की डायरेक्शन में अंतर है, यहाँ पे दीवार के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे सीढ़ी के परपेंडिकुलर है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट। मान लीजिए हमने दो लैडर्स को ऐसे खड़ा कर दिया और इन दोनों का पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो जब भी पॉइंट कांटेक्ट आता है ना, तो हमें डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन पता ही नहीं होती, तो इसमें होती भी दो डायरेक्शंस है। ठीक है, तो जब पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट आता है तो देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, दो डायरेक्शंस होती हैं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और दोनों वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी भी डायरेक्शन में दो N1 और N2 मान सकते हैं। मान लीजिए मैं N1 इधर मान लेता हूँ और N2 मैं ऊपर मान लेता हूँ। ठीक है, आप N1 इधर मान के N2 नीचे भी मान सकते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। एंड ये सारा कुछ हम नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिस सेक्शन पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट, दिस सेक्शन विल बी studied in subsequent chapters. ठीक है, this section will be studied in next chapters. तो अगले चैप्टर्स में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। आज हमें सिर्फ ये दो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ऐसे ही। तो इसके बाद हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, और उसके बाद इस पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट में एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। ऐसी भी चीज़ होती है, मान लीजिए एक रॉड है, तो हमने रॉड को एक जगह पे हिंज कर दिया। ठीक है, ऐसे
कीला ठोक दिया इसके ऊपर, तो ये भी पॉइंट कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे भी आप नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, एक N1 ऐसा ले सकते हो, N2 ऐसा ले सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो इसमें भी दो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये अगर अब मैं आपको बताऊं तो ये बहुत सिंपल सी बात लगेगी आपको, बट उस वक्त नहीं थी जब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि सपोज़ हमारे पास एक बॉल है और हमने इस बॉल को ग्राउंड पे लुढ़का दिया ऐसे, तो ये बॉल चलती चलती एक जगह पे रुक जाती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला, जो उस वक्त के बड़े नाम थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किसी भी बॉडी का नेचर है रुक जाना, कोई बॉडी चली रुक गई, ठीक है। जो कॉमन वो देख रहे थे वही उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये जो बॉडी अगर आप चलाओगे तो इसका नेचर है रुक जाना, बट न्यूटन वॉज द पर्सन जिन्होंने कहा कि ऐसा नेचर नहीं है, बॉडीज़ का नेचर होता है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रिटेन करके रखना, ठीक है। अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। तो ये न्यूटन का नियम था, पहला लॉ था, जो बहुत बड़ी उस वक्त स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी कि मान लीजिए कि एक बच्चा ऐसे चल रहा है, उसके पास एक टॉय है छोटा सा और वो लेके इसको चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये बच्चा चल रहा है तो टॉय भी पीछे चल रहा है, और मान लीजिए बच्चा चलते चलते रुक गया। अगर बच्चा रुक गया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये तो बॉडी चलती रहनी चाहिए, ये टॉय तो चलता रहना चाहिए, बट टॉय भी रुक जाता है। तो न्यूटन साहब ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई देखिए ऐसे टॉय चल रहा है, मैं भी मानता हूँ सही है चल रहा है, और जैसे रुकता है ये टॉय रुक जाता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन लगती है और फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करती है पीछे की तरफ, ठीक है। वैसे आप आगे जाके पढ़ोगे कि फ्रिक्शन अपोज नहीं करती चीज़ों को, खैर वो एक अलग बात है। अभी के लिए समझने के लिए कि इसके ऊपर बाहर से जो फोर्स लग रही है दैट इज़ फ्रिक्शन, जो इस बॉडी के मोशन को रोक देती है, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉय रुक जाता है, अदरवाइज अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहती है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, इफ़ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो देन इट रिमेन्स ऐसे लिख लेते हैं, एट रेस्ट इफ इट वॉज एट रेस्ट एंड इट मूव्स विद constant velocity if it was doing so। अगर वो चल रही होगी तो वो चलती रहेगी, अगर रुकी हुई होगी तो रुकी ही रहेगी, ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। तो हम इस पे कुछ छोटे छोटे पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस पे कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमारे पास ऐसे कोई बॉडी है और ये चल रही है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से, और इसके ऊपर अगर आप फोर्स 0 लगाते हो, ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी, ठीक है। इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक बॉडी के ऊपर कोई अलग से फोर्स नहीं लगती तब तक उसकी स्पीड नहीं चेंज होती, ठीक है। अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही तो उसकी एक्सेलरेशन 0, अगर एक्सेलरेशन 0 तो उस पर नेट फोर्स 0 है। मान लीजिए कि एक कार चल रही है हमारे पास, ठीक है, ऐसे कार चल रही है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही कोई, आपका इंजन तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इसका मतलब कोई इंजन है जो आपकी कार का, वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बट इंजन तो काम कर रहा है आपका, हाँ कर रहा है काम,
वो फोर्स नहीं लगा रहा है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो इंजन आपका काम कर रहा है वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट जितनी फ्रिक्शन ग्राउंड उस पर लगा रहा है कार पे, उतनी फोर्स ये आपका इंजन लगा रहा है। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, खैर अगर स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कह लीजिए आप, जैसे भी आपको अच्छा लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो अगर स्पीड इसकी कांस्टेंट है तो इसका मतलब जितनी फ्रिक्शन आपको ग्राउंड दे रहा है उतनी ही फोर्स आपका इंजन लगा रहा है कार के ऊपर, इसीलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रही है वो जीरो है। क्यों? इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, नेट फोर्स इस बॉडी पे कितनी होगी? जीरो। ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि यार ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस वक्त उस पर नेट फोर्स जो लग रही है वो जीरो लग रही है। ट्रेन का जो इंजन है वो जितनी फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, उतनी ही फ्रिक्शन लग रही है उस पर पीछे की तरफ। तो ये सिंपल सी बात हमें समझ आनी चाहिए। आगे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ऐसे, और यहाँ पे इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और यहाँ पे मान लीजिए इस पे 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन, और यहाँ पे ऐसे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन। तो ये एंगल है जो ये हमें गिवन है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। तो आपको बताना है फाइंड F4, ये F1 F2 F3 हो गया, फाइंड F4 सो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस पे कितनी फोर्स लगनी चाहिए। और तो आप इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ और आप उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसी हमारे पास बॉडी है तो हम इस फोर्स को एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लेंगे। इस डायरेक्शन में कितना लगा? 10 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कितना लगा? 50 न्यूटन। तो इसकी अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा? 20 cos 37। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 16 न्यूटन। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो वो आ जाएगा 20 sin 37, तो वो मेरे पास आ जाएगा 12 न्यूटन। ठीक है, ऐसे 12 न्यूटन। तो अब मेरे को देखिए एक्स और वाई में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इसके इक्विलिब्रियम के लिए। ऊपर कितनी है? 12, नीचे कितनी है? 50। इसका मतलब ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगी, वो कितनी लगेगी? 38 न्यूटन। तो देखिए 12 प्लस 38 कितना हो गया? 50, नीचे भी 50, तो ये वाई एक्सिस में मूव नहीं करेगी। इस डायरेक्शन में कितनी है? 6 न्यूटन, 16 न्यूटन। इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, इसका मतलब 6 न्यूटन और लगना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस में भी कितना हो गया? 16 न्यूटन। नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी जीरो, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो जो हमने एफ लगाई इसके ऊपर फोर्स, तो वो कितनी लगाई? एफ फोर्स इज इक्वल टू F4 तो ये 6 न्यूटन फोर्स है किस डायरेक्शन में? 6 न्यूटन आई कैप, नेगेटिव आई कैप। ठीक है, ये नेगेटिव, प्लस 38 न्यूटन जे कैप, ये हमारे पास F4 आ गई, ये फोर्स लग रही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो ये ऐसे हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको जस्ट एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो नेट फोर्स होती है उसको जीरो के बराबर कर देना है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम, एक नई चीज़, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे FBD भी बोलेंगे हम। ठीक है, FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स है, ऐसे ये एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। मान लीजिए ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, और ये 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम में अगर मैं एक पर्टिकुलर बॉडी को बाहर निकाल के उसका एनालिसिस करता हूं तो उसे हम FBD बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम में से अगर मैं मान लीजिए 4 kg वाला ब्लॉक है जो मैं उसको अलग निकाल लूँ, या पहले मैं 2 kg वाले ब्लॉक को अलग निकाल लूँ ऐसे, ठीक है, और मैं बाकी के सिस्टम को छोड़ दूँ और इस पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस का एनालिसिस करूँ, तो दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसे हम FBD बोलते हैं। जब हम पूरे सिस्टम में से एक पर्टिकुलर पार्ट को बाहर निकाल के, बाहर ड्रॉ करके,
ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का, तो दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम इसकी। ठीक है, पूरे सिस्टम को नहीं हम लेते, एक पर्टिकुलर बॉडी को लेते हैं। तो ये मान लीजिए 2 kg ब्लॉक आ गया मेरे पास। अब इस पर लगने वाली फोर्सेस के बारे में देखते हैं। इसके ऊपर नीचे की तरफ इसका mg लगेगा। ठीक है, वेट कितना है इसका 20। ठीक है, g को मैं 10 मान रहा हूँ, g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास इसका कितना है 2 और g 10 है, तो 20 न्यूटन नीचे की तरफ आ गई। इसका मतलब ये 4 न्यूटन पे 20 न्यूटन नीचे की तरफ लगा रहा है, तो 4 न्यूटन भी तो इसको एक अपोजिंग फोर्स देगा। उसको मान लीजिए मैं ऊपर की तरफ N1 मान लेता हूँ, एंड N1 कितना होगा, N1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये कैसे कह दिया, क्योंकि जो 2 kg का ब्लॉक है वो रुका हुआ है, किसी तरफ नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अगर इस पे नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग रही है, तो ये जो N1 है ये क्या चीज़ है, ये N1 है जो वो है नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ड्यू टू 4 kg। ठीक है, तो ये N1 मेरे पास आ गया 20। अब मैं 4 kg का एनालिसिस करता हूँ, FBD बनाते हैं हम 4 kg की। ये 4 kg आ गया मेरे पास। तो 4 kg का जो सबसे सिंपल चीज़ हमें दिख रही है वो है 40 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है, इसका mg। ठीक है, और ये जो 2 kg था ये इस पे एक नीचे की तरफ क्या लगा रहा था, एक फोर्स लगा रहा था। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन N2 बोल देते हैं, या इसको हम N1 बोल देते हैं, जो ये N1 लगा रहा था, क्योंकि नहीं, इसको N2 बोलना चाहिए। इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन ये 2 kg ब्लॉक लगा रहा था, तो वो कितनी लगा रहा था, वो था 20। ठीक है, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन 2 kg, नहीं इसको N1 बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो N1 है ना, यही तो है नॉर्मल रिएक्शन ऑन 4 kg ड्यू टू 2। तो जितनी ये 2 kg पे 4 kg ने ऊपर की तरफ लगाई, उतनी ही तो 2 kg इस पे नीचे की तरफ लगा रहा होगा, तो दैट विल बी 20। तो अब ये 10 kg के साथ इसका मैं रिलेशन देखता हूँ। ये 10 kg के ऊपर फोर्स लगा रहा है mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन, या इसको ऐसे नहीं देखते, इसको हम ऐसे देखते हैं। ये 4 kg है, इसका 40 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है mg, और N1 ये जो 2 kg इस पे लगा रहा था, तो जो 10 kg है वो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगा N2 जिसे हम बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन ऑन 4 kg ड्यू टू 10 kg। तो ये निकाल देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो N2 इज इक्वल टू 40 प्लस 20, तो आ गया मेरे पास 60 न्यूटन। ठीक है, तो N1 आया था 20 न्यूटन, N2 आ गया 60 न्यूटन। अब मैं 10 kg की FBD बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 10 kg आ गया, ये 10 kg, इसका नीचे की तरफ कितना लग रहा है 100 mg जो लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है। और ये N2 है जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन 4 kg पे लगा रहा था, वही नॉर्मल रिएक्शन 4 kg भी इस पे लगाएगा, तो वो नीचे की तरफ लगा देगा N2, दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन ऑन 10 kg ड्यू टू 4 kg, दैट विल बी इक्वल टू, वो कितना आया था 60। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना है तो ऊपर की तरफ ग्राउंड की तरफ से नॉर्मल रिएक्शन N3 आना चाहिए। ये कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 10 kg ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड की तरफ से लगा हुआ, तो N3 कितना होना चाहिए, N3 होना चाहिए 100 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 160 न्यूटन। ठीक है, तो हमने ऐसे तीनों नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिए। ठीक है, तो ये सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ। जब सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट होता है तो हम ऐसे नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ घर से ट्राई करने के लिए, आप ये लेक्चर सुनने के बाद उसका सोल्यूशन मुझे ज़रूर भेजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये 5 kg का ब्लॉक है, और इसके नीचे मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, और उसके नीचे हम मान लेते हैं कि 15 kg का ब्लॉक है, ऐसे 15 kg का ब्लॉक। तो आपको हर एक पार्ट का नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट कर रहा है वो कर रहा है N1, यहाँ पे एक्ट कर रहा है N2, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है N3। तो फाइंड N1, N2 एंड N3, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फाइंड N1, N2 एंड N3, ये आपको फाइंड करके बताना है मुझे। इसका इसका सोल्यूशन दोगे आप फोटो खींच के। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब हम पॉइंट कांटेक्ट की बात करते हैं। जब हम एक सरफेस के साथ एक पॉइंट कांटेक्ट होता है तो उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है। तो क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन
ड्यू टू वॉल्स। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक ऐसे दीवारें हैं दो, और इन दीवारों के बीच में हमने एक ऐसे स्फीयर फंसा रखा है, ऐसे स्फीयर फंसा रखा है, ठीक है। और सेंटर ऑफ द स्फीयर और ये एंगल बना रहे हैं 37 डिग्री। ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है, और ये एंगल भी 37 डिग्री है, और ये दो दीवारें हैं जिनके अंदर ये फंसा रखा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये जो स्फीयर है इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन आपको पता करना है। तो देखिए जो स्फीयर है उसका तो एक पॉइंट टच कर रहा है दीवार के साथ, तो दीवार के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया N1, और ऐसे ही इधर से भी हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस डायरेक्शन में N2, N1 और N2, इस पे हमने ये अपनी तरफ से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेंगी, ठीक है। और इसका मास हमें गिवन था, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ दिस स्फीयर हमें गिवन है 5 kg, और इसका रेडियस है, जो रेडियस इज 1 मीटर, 1 मीटर का रेडियस है इसका। तो ये ऐसे हो गया। अब आपको N1 और N2 सॉल्व करने हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल 37 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे ना एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये 37 है, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस ट्राइंगल की। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा मेरे पास 53 डिग्री, 53 डिग्री। अगर ये 53 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। तो ये अगर ये 53 है, अब देखिए दोबारा देखिए, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्राइंगल और दिस, और हमने ये नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किया, तो ये तो 90 डिग्री आ गया, ये 37 है तो ये 53 हो गया, अगर ये 53 है तो ये भी 53 डिग्री हो गया। तो अब मैं इसकी FBD बनाता हूँ, किसकी, इसकी स्फीयर की। ये मैंने FBD ड्रॉ कर ली, ये इस पे हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली। ये नॉर्मल रिएक्शन N1 की डायरेक्शन है, और यहाँ पे N2 की डायरेक्शन है, N2, और ये एंगल है जो वो 53 डिग्री है, ये एंगल भी 53 डिग्री है। तो अब मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और जो फोर्स लग रही है इस पे, एक mg इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, mg इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा N1 cos 50 सॉरी साइन 53 आ जाएगा यहाँ पे, N1 साइन 53, ठीक है, क्योंकि 53 डिग्री एंगल हमने फाइंड कर लिया। और इस डायरेक्शन में N2 की रिजॉल्व करूँगा तो N2 साइन 53 डिग्री ऐसे आ जाएगा। और ऊपर की तरफ इसकी दो इसका N1 cos 53, N2 cos 53, N1 cos 53 ऊपर की तरफ प्लस N2 cos 53 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब N1 को मैंने रिजॉल्व करके ख़त्म कर दिया, N2 को भी रिजॉल्व करके ख़त्म कर दिया, इसके दो कंपोनेंट आ गए। अब देखिए ये ब्लॉक, ये जो स्फीयर है वो हॉरिजॉन्टली किधर भी मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब N1 साइन 53 इज इक्वल टू N2 साइन 53 ऐसे आ गया। तो साइन 53 कट गए, N1 इज इक्वल टू N2, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन, ये जो ब्लॉक है इसको वर्टिकल में देखिए, वर्टिकल में नीचे 50 लग रहा है और ऊपर लग रहा है N1 cos 53 N2 cos 53। इसका मतलब अगर ये ब्लॉक ऊपर नीचे भी नहीं मूव कर रहा तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ये दोनों मिलके 50 के बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। नेट फोर्स इस पे 0 होनी चाहिए अगर ये फंसा हुआ है, मूव नहीं कर रहा। तो मैं लिखूंगा N1 cos 53 प्लस N2 cos 53 इज इक्वल टू 50। तो N1 और N2 तो बराबर है, तो मैं इसको 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो N1 इंटू cos 53 कितना आता है, cos 50 होता है 3/5, ठीक है। तो cos 53 कितना आता है 3/5 इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास N1 की जो वैल्यू आ जाएगी या N2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो मेरे पास आएगा 125/3 न्यूटन। तो हम ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए
ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे निकालते हैं हम। एक क्वेश्चन और करेंगे। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, वही फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे पास एक ब्लॉक है ऐसे, और ये रेस्ट कर रहा है दो दीवारों के ऊपर। एक दीवार ऐसे है, दूसरी दीवार ऐसे है, इन दो दीवारों के ऊपर रखा हुआ है। और जो मास है, इसका मास हमें गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक इज 10 kg एंड रेडियस ऑफ ब्लॉक इज, रेडियस ऑफ स्फीयर कहना चाहिए, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 मीटर। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है। और ये दो दीवारें हैं, ये और ये, और गिवन है हमें ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो 6 मीटर है। ठीक है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन हमें लिखना है, यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट किसका टच में है, दीवारों का, और सरफेस किसका टच में है, इस स्फीयर का। तो हम इस स्फीयर के सेंटर से पास होता हुआ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो इसको हम N1 नाम दे देते हैं, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो है इसको मैं N2 नाम दे दूंगा ऐसे। तो ये N2 आ गया मेरे पास, N1 और N2 दो नॉर्मल रिएक्शन आ गए ऐसे। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें मैं लाइंस ड्रॉ कर लूँगा ऐसे। अगर ये 6 है तो ये आधा कितना आ जाएगा, 3। तो मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस ट्राइंगल की। ठीक है, इस ट्राइंगल की ये रेडियस है, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल। ठीक है, तो मैं साइन ले लेता हूँ, साइन ऑपोजिट होता है 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट 3/5। तो 3/5 37 डिग्री पे आता है, तो ये एंगल आ गया 37 डिग्री। ठीक है, अगर ये 37 है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ये भी 37 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसकी FBD ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए पिछली क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन भी, बट यहाँ पे वहाँ पे डायरेक्टली आपको एंगल गिवन था, यहाँ पे आपको फाइंड करना है फ्रॉम ज्योमेट्री। ठीक है, रेस्ट इज सेम। तो मैं FBD ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया, ये स्फीयर आ गया। इस पर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये N1 आ गया, ये N2 आ गया, और ये जो एंगल है ये आ गया 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। इधर आ जाएगा N1 cos 37, इधर आ जाएगा मेरे पास N2 सॉरी साइन 37, इधर भी आ जाएगा N2 साइन 37, और ऊपर की तरफ दो फोर्सेस आ जाएंगी, वो आ जाएंगी N1 cos 37 प्लस N2 cos 37। और नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, वो लग रही है 10 × 10 दैट इज 100 न्यूटन। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह N1 और N2, क्योंकि ये ब्लॉक जो स्फीयर है वो वर्टिकल में मूव नहीं, हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रहा, तो इस पे N1 साइन 37 और N2 साइन 37 बराबर होने चाहिए, जिसका इसका मतलब N1 शुड बी इक्वल टू N2। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज N1 cos 37 प्लस N2 cos 37 इज इक्वल टू mg के बराबर 100, और ये N1 N2 बराबर है, तो 2 × N1 cos 37 इज इक्वल टू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो N1 विल कम आउट टू बी 125/2 न्यूटन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू N2। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इनको। आगे और देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना आना चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसा है, ये एक दीवार है, और यहाँ पे 30 डिग्री पे हमने एक और दीवार लगा रखी है, ये 30 डिग्री है, और ये भी एक दीवार है ऐसे। ठीक है, और यहाँ से 30 डिग्री पे एक और दीवार है ऐसे, ये भी एंगल 30 डिग्री है आपस में इन दोनों का। तो यहाँ पे एक और दीवार है, इन दोनों के बीच हमने एक ऐसे स्फीयर फंसा रखा है ऐसे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1 मीटर, मास ऑफ स्फीयर इज 5 kg।
तो 5 kg मास है और ये स्फीयर, ऐसी कहानी है पूरी। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्फीयर, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्फीयर। ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखिए। मान लीजिए कि मैं नीचे वाली दीवार को एक बार भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली दीवार का नॉर्मल रिएक्शन चेक करता हूँ इस पर। ठीक है, ये कुछ ऐसी आ गई, ये दीवार ऐसी आ गई, और यहाँ पे एक दीवार है ऐसे 30 डिग्री पे, और इसके ऊपर ऐसे स्फीयर पड़ा हुआ है, ऐसे स्फीयर। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन ये दीवार लगाएगी, मान लीजिए मैं पहले नीचे वाली दीवार का नॉर्मल रिएक्शन चेक कर रहा हूँ, तो ये जो दीवार नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वो लगाएगी कुछ ऐसे, वो बिल्कुल अपने परपेंडिकुलर लगाएगी। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर लगाएगी, और इस परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो हमें पता करना है। ये थोड़ा सा वर्टिकल बन गया, मुझे ना थोड़ा सा अच्छी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये नहीं, थोड़ी सी अच्छी डायग्राम चाहिए। ये दीवार आ गई, ये दीवार आ गई, और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है ये। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ ये जो एंगल है ये हमें चेक करना है कि कितना एंगल बना रहा है ये वर्टिकल के साथ, ऐसे। तो इसको मैं N1 बोल देता हूँ। ठीक है, N1। तो देखिए, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, ये इसको एक्सटेंड करके, तो ये एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन तो दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ये 90 आ गया। ठीक है, अगर ये 90 आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन है, और ये 90 डिग्री, इसको ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये 30, तो ये 60। अगर ये 60 डिग्री है, ये वाली लाइन और ये लाइन 60 बना रही हैं, ये और ये 60, तो ये भी 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अभी ये हमें पता चल गया। और अब मैं ऊपर वाली दीवार का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए, ये जो ब्लॉक है मेरा, इस पे ऐसे ऊपर वाली दीवार फोर्स लगा रही है ऐसे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, मैं ऊपर वाली दो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे हो गया, ऐसे। ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो जो नीचे वाली ये है, ये दीवार है, ये वाली दीवार, वो इस तरफ नीचे की तरफ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन N2 लगा रही है, N2। तो ये N2 का हमें एंगल चेक करना है इसके साथ, ऐसे ऐसे वर्टिकल के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 हो गया। ठीक है, इस बड़े वाली ट्रायंगल में ये 60, ये 90, तो ये 30, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें तो खैर ये एंगल चाहिए था 30 डिग्री। तो अब मैं इसकी FBD बनाता हूँ इस ब्लॉक की। हमने एंगल्स पता कर ली, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन पता कर ली, तो ये मेरे पास ब्लॉक है। ठीक है, और इस पर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर मैं नॉर्मल रिएक्शंस को ड्रॉ करता हूँ। ध्यान से देखिए, ये मैंने जस्ट ये ज्योमेट्री से मैंने निकाल लिए एंगल। तो जो नॉर्मल रिएक्शन N1 एक्ट कर रहा है वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, N1 सच दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, और जो N2 है वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, N2, और ये भी एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ऐसे दो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रही हैं। तो और इसका एक mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये mg कितना है 50। ठीक है, क्योंकि इसका मास है 5 kg, तो ऐसे एक्ट कर रहा है। तो अब मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको रिजॉल्व किया तो N1 साइन 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ इसको रिजॉल्व करूँगा तो आ जाएगा N1 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। और ऐसे ही मैं N2 को रिजॉल्व करता हूँ, तो इधर आ जाएगा मेरे पास N2 साइन 30 डिग्री, और नीचे की तरफ आ जाएगा N2 कॉस 30 डिग्री। ठीक है,
अब इस पे नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ की है शायद। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, और ये 30 है, ये 90 है। तो ये जो लाइन एंगल बना रही है ये कितना बना रही है, 60 डिग्री। ठीक है, 30 90 60। और मैं अगर छोटा ये ले लूँ छोटे ट्राइंगल में, तो ये 60, ये 90, तो ये 30। तो एंगल तो ऐसे ही आने चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसके पैरेलल, ऐसे, ये 30 डिग्री आ गया और ये 90 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा, और ये 60 और ये लाइन 30 तो बिल्कुल सही है। तो ये एंगल्स ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे इस पर, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस तो सेम आ जाएंगी दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब है N1 साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू N2 साइन 30। इसका मतलब N1 इज इक्वल टू N2। अब वर्टिकल में भी देख लेते हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है N1 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू N2 cos 30 प्लस 50। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ ये फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ दो फोर्सेस लग रही हैं, तो कुल मिला के सारी फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो N1 और N2 बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ N1 cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू N2, N1 आ गया तो मेरे पास आ गया √3/2 प्लस 50। तो ये तो गड़बड़ होगी, इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा, इन एंगल्स को दोबारा चेक करना पड़ेगा। इन एंगल्स को दोबारा चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ किया है हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक है कोई। ये दो दीवारें हैं ऐसे, अच्छा वर्टिकल के साथ नहीं ना आ रहा ये, ओके। तो ये जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री। ठीक है, ये तो मैं ये ऊपर वाला ले रहा हूँ, तो मैंने ये और ये दो साइड्स ली हैं, तो मतलब मान लीजिए इस साइड को ये टच नहीं कर रहा, तो ये एंगल 60 डिग्री आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस पार्ट को हम दोबारा करते हैं। ऊपर वाला आपको समझ आया होगा, ये और मैंने ये दो पार्ट लिए थे, तो ऐसे हमने ड्रॉ किया था, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, तो इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर दिया। अगर ये 30 तो ये 30 है, तो ये 90 और ये 60, अगर ये 60 है तो ये भी 60, तो ये 30 डिग्री। इस चीज़ को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा आंसर सही आए, इस तरह तो आएगा नहीं आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, ये जो नीचे वाली साइड थी, और फिर इसके ऊपर एक 60 है ऐसे। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसके साथ ये टच हो रहा है ऐसे स्फीयर। ठीक है, तो इस स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन जो N2 लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है N2। ठीक है, और इस पे मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता हूँ ऐसे और ऐसे। वो हम मिस्टेक कर रहे थे क्योंकि हमने ड्रॉ की थी वो अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री, बट ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो 90 ड्रॉ करता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ गया। अगर ये 30 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 डिग्री है। तो अब मेरा जो स्फीयर बना वो FBD है, जो कुछ ऐसी बनेगी। अगर मैं इस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ करूँ ऐसे, तो जो N1 है वो कुछ ऐसे लग रहा है, जो कि इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, और N2 है जो वो कुछ ऐसे लग रहा है, जो इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप, और इसके ऊपर नीचे की तरफ, इस पे नीचे की तरफ एक mg दैट इज टू 50 एक्ट कर रहा है। तो अब आपको ये फोर्सेज ही रिजॉल्व करनी है। जस्ट ये मेरे पास आ गया N1 साइन 30 इज इक्वल टू, इस तरफ इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करूंगा तो N2, ये N2 है, N2 साइन
60 और यहाँ पे इसको रिजॉल्व करूँगा तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा n1 cos 30 डिग्री और ये नीचे की तरफ इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा n2 का, दैट इज़ n2 cos 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लगने वाली सारी फोर्सेस को इक्वेट कर लीजिए। तो मेरे पास आ गया n1 sin 30 मस्ट बी इक्वल टू n2 sin 60। तो n1 sin 30 होता है 1/2 एंड n2 sin 60 होता है √3/2। तो ये कट गए, तो n1 इज इक्वल टू √3 n2 मेरे पास ये आ गया। अब वर्टिकल में भी मैं सब कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, दैट इज n1 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू n2 cos 60 प्लस 50। तो n1 cos 60 cos 30 कितना आता है √3/2 इज इक्वल टू n2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ n1/√3 और cos 60 होता है 1/2 प्लस 50। ठीक है, तो मेरे पास आ गया √3/2 n1 इज इक्वल टू n1 √3 2√3 प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ से आप n1 और n2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ इसको n2 ही लिख लेते हैं, एक बार इसको n2 ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरे पास आया n2/2, तो मेरे पास आया √3/2 n1 माइनस n2/2 इज इक्वल टू 50। तो n1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ n1 की जगह मैं √3 इंटू n2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास है √3/2 इंटू n1 की जगह √3 इंटू n2 माइनस n2/2 इज इक्वल टू 50। तो ये मेरे पास आया 3/2 n2 माइनस n2/2 इज इक्वल टू 50। तो 3 में से एक गया 2, दिस इम्प्लाइज n2 इज इक्वल टू 50, दिस इम्प्लाइज n1 इज इक्वल टू 50√3 न्यूटन। तो ये n1 और n2 की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई। तो आप इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इसमें आपको नॉर्मल एक्शन की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए और आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, ट्राइंगल्स आपको बनानी आनी चाहिए, एंगल्स आपको फाइंड करने आने चाहिए। जो मैंने मिस्टेक की थी आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे ये कंफ्यूज करेंगे आपको लाइंस, आपको ध्यान से ड्रॉ करना है। ठीक है, जो मैंने मिस्टेक की थी वो मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैं ये 30 डिग्री एंगल ले रहा था यहाँ पे गलती से, बट आना यहाँ पे 60 चाहिए, इसीलिए वो मिस्टेक हो गई थी, पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।